दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे की तह तक जाएंगे जिसने इस वक्त पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, यानी ये भयंकर कुकिंग गैस संकट। बिना समय बर्बाद किए चलिए इस क्राइसिस के पीछे के पूरे तंत्र को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का सीधा असर हमारी और आपकी रसोई तक पहुंच गया है। इस ग्लोबल मुद्दे की शुरुआत एक बेहद दर्दनाक जमीनी हकीकत से करते हैं। 13 मार्च 2026 को पंजाब में 66 साल के भूषण कुमार मित्तल घंटों तक एक एलपीजी सिलेंडर के लिए तेज धूप में लाइन में खड़े रहे और आखिरकार कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई। ये दुखद घटना हमें बताती है कि जब बड़ी सप्लाई चेन्स फेल होती हैं तो उसकी सबसे भयानक कीमत एक आम इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ जहां लाइनों में लोगों की जान जा रही है, वहीं सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों कॉपी पेस्ट किए गए पोस्ट की बाढ़ आ गई है। सब में बिल्कुल एक ही बात लिखी है कि गैस की कोई कमी नहीं है, मुझे तो सिलेंडर मिल गया। एकदम एक ही समय, एक ही स्क्रिप्ट। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा करता है कि क्या वाकई सब कुछ नॉर्मल है या कोई एजेंडा चलाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी यानी पैनिक और ब्लैक मार्केट के इस पहले हिस्से को समझते हैं। 900 रुपये आमतौर पर एक स्टैंडर्ड डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की यही ऑफिशियल और रेगुलेटेड कीमत होती है, राइट? हम सभी इसी रेट के आसपास गैस खरीदते आए हैं। लेकिन जरा इस संकट की असल गहराई देखिए। 6,000 रुपये। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि ब्लैक मार्केट में कीमतें ऑफिशियल रेट से 6 गुना तक बढ़ गई हैं। बेंगलुरु और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। फूड डिलीवरी नेटवर्क्स बुरी तरह चरमरा गए हैं और लोग घबराहट में किसी भी कीमत पर बस गैस खरीदने को मजबूर हो गए हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट। आखिर इतनी सारी गैस अचानक गई तो गई कहाँ? इसे थोड़ा आंकड़ों से समझते हैं। भारत हर साल करीब 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका 60% हिस्सा हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और उससे भी बड़ी बात, इस पूरे इंपोर्ट का 90% हिस्सा यानी हमारी कुल खपत का 54% सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते से होकर आता है, और वो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान और ओमान के बीच का सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक संकरा सा पैसेज। तो हुआ ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से ये पैसेज अब पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, और इसके बंद होते ही देश की आधी से ज़्यादा कुकिंग गैस की सप्लाई रातों रात कट गई। तीसरा हिस्सा है बयान बनाम हकीकत, यानी जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है उसमें क्या अंतर है। एक तरफ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं है, सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन ग्राउंड पे क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं? कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, बुकिंग में 25-25 दिन का गैप कर दिया गया है, और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सप्लाई पर 20% का कैप लगा दिया गया है। हमारा विश्लेषण ये सीधा सा सवाल उठाता है कि अगर सब कुछ इतना ही ठीक है तो इस तरह की भारी राशनिंग क्यों की जा रही है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 7 मार्च को कीमतें बढ़ती हैं। अगले ही दिन 8 मार्च को रिफाइनरीज को फुल कैपेसिटी पर प्रोडक्शन का ऑर्डर मिलता है। 9 मार्च आते आते शहरों में बुकिंग के बीच 25 दिन का गैप डाल दिया जाता है, और 14 मार्च तक पीएनजी वालों को एलपीजी बुकिंग से ही बैन कर दिया जाता है। सरकारी ऑर्डर्स के सिलसिले से बिल्कुल साफ हो जाता है कि बंद दरवाजों के पीछे कितनी तेजी से पैनिक फैल रहा था। अब बात करते हैं चौथे पहलू की, रिजर्व की कमी, या कहें कि इस पूरी स्थिति के लिए पूर्व तैयारी का अभाव। ये डेटा वाकई चौंकाने वाला है। हमारी सालाना एलपीजी ज़रूरत 3.1 करोड़ मीट्रिक टन है, लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी मौजूदा अंडरग्राउंड रिजर्व कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ 1.4 लाख टन। अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो 140 करोड़ लोगों के इस विशाल देश के पास मुश्किल से 48 घंटे का ही बैकअप मौजूद है। ये कोई मजबूत स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्कुल नहीं है। और इस सब के बीच प्रशासन का रवैया क्या है? डरा धमका कर क्राइसिस मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। असम पुलिस का 12 मार्च का ये मैसेज देखिए, अगर किसी ने एलपीजी शॉर्टेज की अफवाह फैलाई तो सख्त कार्रवाई होगी। ये तरीका बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे कोविड के टाइम पर केस कम दिखाने के लिए टेस्टिंग ही रोक दी गई थी। तो आगे क्या? चलिए 5वें हिस्से में देखते हैं कि वो 4 संभावित परिदृश्य कौन से हैं और ये गैस आखिर कब वापस आएगी। इन 4 ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। पहला, तुरंत सीज फायर हो जाए, जो अभी बहुत ही मुश्किल लगता है। दूसरा, ऑल्टरनेटिव सप्लाई, दूसरे देशों से जो जहाज अभी आ रहे हैं वो सिर्फ 1 दिन की जरूरत पूरी कर सकते हैं।
तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए, लेकिन वहां समंदर में माइंस बिछी हैं, तो ये भी नामुमकिन सा है। बचता है चौथा और सबसे यथार्थवादी ऑप्शन, ईरान के साथ एक जहाज के लिए अलग से निगोशिएट किया जाए, और हमारे आकलन के हिसाब से कम 4 से 8 हफ्ते का वक्त तो लगेगा ही। आखिरी हिस्सा, व्यावहारिक कदम। इस भयंकर शॉर्टेज का सामना कैसे किया जाए? ये 4 कदम फिलहाल एक टेम्पररी रोड मैप बन सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके इलाके में बिजली नहीं कटती है तो इंडक्शन कुकर का इस्तेमाल शुरू करें। नंबर 2, जितना जल्दी हो सके पीएनजी के लिए रजिस्टर करें। नंबर 3, कहीं भी ब्लैक मार्केट में गैस बिकती दिखे तो तुरंत 1800-1400 पर शिकायत करें। और सबसे ज़रूरी, नंबर 4, पैनिक बाइंग या होर्डिंग बिल्कुल ना करें। हालांकि हम जानते हैं कि इंडक्शन जैसी चीज़ें तभी चलेंगी जब बिजली रिलायबल हो, जो एक लग्जरी है और हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है। और इस पूरे क्राइसिस का सबसे दुखद पहलू क्या है? समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग पर इसका असर। सालों की मेहनत और तरक्की के बाद आज हमारी ग्रामीण महिलाएं फिर से उसी पुराने धुएं से भरे लकड़ी और बायोमास वाले खतरनाक चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर हो गई हैं। ये सिर्फ एक क्राइसिस नहीं है, बल्कि तरक्की के रास्ते पर एक बहुत बड़ा कदम पीछे जाने जैसा है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि क्या हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन और हमारे नेशनल रिजर्व्स इस क्राइसिस से कोई सबक सीखेंगे? क्या अगला चोक पॉइंट संकट आने से पहले हम खुद को तैयार कर पाएंगे? ये पूरी स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारी आम जिंदगी इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की नाजुकता और सरकारी तैयारियों से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और ऐसे ही सवाल पूछते रहिए।